हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम एक ऐसा प्रोविजंस डिस्कस करने आए हैं हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, जो आपने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनको तो मालूम नहीं होता है, इस चीज़ का इल्म नहीं होता है, मगर हमें जो है इसकी इम्पोर्टेंस आनी चाहिए, हमारे जो है दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि ये भी हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है। जो भी सिविल नेचर के हमारे पास केसेस डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी सिविल साइड प्रैक्टिस है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सही है। आइए, ये आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, तब जो है आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक बंदा है एक्स, जिसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास है, ये घर है, ठीक है, ये इसका हमारे पास हाउस है, ठीक है, ये एक्स का हाउस है। एक्स ने क्या किया, ये जो है हमारे पास गिरवी रख दिया, किसके पास, वाई के पास। अब हमारे पास क्या हुआ कि एक्स को पैसों की जरूरत पड़ी। एक्स ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करना चाहिए, किसको, जेड को। अब एक्स और जेड वाई को भूल जाए। एक्स कहता है कि मैं प्रॉपर्टी जो है सेल आउट करना चाहता हूं जेड को, हालांकि एक्स ने पहले ये प्रॉपर्टी हमारे पास 5 लाख में मॉर्गेज करके रखी थी। अब जो है जेड कहेगा कि भाई आप पहले मॉर्गेज जो है वो उतारो, ठीक है, पहले आप अपना जो है इनकम्ब्रांसेस जो है वो ख़त्म करो, उसको डिस्चार्ज करो, उसको फ्री करो, उसके बाद मुझे आप सेल आउट करो। या तो फिर एक्स कहेगा कि भाई मैं आपको सेल आउट कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी 50 लाख में, ठीक है, पहले मुझे 5 लाख जो है वाई के भरने दो। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यही है कहानी कि अब कोर्ट में कौन जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है बात। अगर यहाँ तक क्लियर है बात तो आ जाए हम मेन टॉपिक पर। सेक्शन है हमारे पास 57, बात करता है प्रोविजंस बाय कोर्ट फॉर इनकम्ब्रांसेस एंड सेल फ्रीड फ्रॉम। अभी इसकी मीनिंग क्या हुई, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें जो है इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आती है। अरे भाई, जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लें, आप जो है आपका जो लीगल लैंग्वेज जो है उसकी आप इंटरप्रेट कर सकें, उसकी आप मीनिंग निकाल सकें। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर आप कहें पूरे के पूरे प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्ब्रांसेस एंड सेल फ्री फ्रॉम। अब वर्ड है इनकम्ब्रांसेस, इनकम्ब्रांसेस का क्या मतलब है, मतलब प्रॉपर्टी चार्ज विथ एनी मॉर्गेज या लेन, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज हो, अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, फिर चाहे हमारे पास क्या हो, लेन हो, मतलब कोई कर्जा हो, या फिर कहीं पर वो मॉर्गेज हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनकम्ब्रांसेस, मतलब उस पर कोई कर्जा है। सही है। अच्छा, इस पूरे वर्ड की अगर हम पूरे सेंटेंस को अगर समझने की कोशिश करें, या फिर इसको हम कहें कि इसको इंटरप्रेट कर दें हम, तो फिर क्या लिखेंगे, इसको हम डिस्चार्ज ऑफ इनकम्ब्रांसेस ऑन चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ इनकम्ब्रांसेस ऑन सेल, मतलब कोई प्रॉपर्टी पर अगर कोई कर्जा है तो उसको बेच दो, उसको बेचो, और जो हमारे पास परचेज मनी है उसमें से, परचेज मनी में से उसका कर्जा उतार दो। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाए हमारे पास सेक्शन पर, ये जहां तक बात क्लियर है, ये बात करता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मैंने कहा कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करती है, मेनली डील करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मॉर्गेज तो होता ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ठीक है, सब्जेक्ट टू इनकम्ब्रांस। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी हुई है कहीं पर, फिर चाहे वो गिरवी के पैसे किसी तारीख पर देने हो, या फिर जो है अनसर्टेन हो, इमीडिएटली पेएबल हो या फिर इमीडिएटली पेएबल ना हो, वही प्रॉपर्टी बेच दी गई है किसी और शख्स को बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट बेच रही है। अब यहाँ पर कोर्ट को हम जो है कैसे डिफाइन करें कि कौन सी कोर्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रोविजंस है ई के अंदर, ठीक है, ये साथ साथ हमारा क्लियर होता जाए। ई के अंदर डिफाइन है कि हमारे पास कोर्ट कौन सी होगी, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सही है, हाई कोर्ट या फिर
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिविल मैटर है इसलिए हाई कोर्ट कहेंगे, सेशन कोर्ट हम नहीं कहेंगे। सेशन कोर्ट तब कहेंगे जब क्रिमिनल केस हो, यहाँ पर कहेंगे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। क्लियर है? अच्छा, इसकी अपील कहाँ जाएगी वो भी देख ले हम। हमारे पास अपील जो है वो डी के अंदर डिफाइन है। डी के अंदर कहा गया है कि अपील बिल्कुल उसके हमारे पास अपर सुपीरियर कोर्ट में जाएगी, ठीक है। इन्फीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो है हायर अथॉरिटी पर जाएगी, हायर कोर्ट में जाएगी। अगर केस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है तो आपकी अपील कहाँ पर जाएगी? अपील आपकी हाई कोर्ट जाएगी। अगर आपका मैटर हाई कोर्ट में चला है, ठीक है, तो फिर आपकी अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास ई एंड डी क्लियर हो गया। अब आ जाए हम ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सेल। अब एनी पार्टी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि पार्टी कौन सी होगी? पार्टी टू द सेल। पार्टी टू द सेल मैंने पहले ही पढ़ा है कि सेल में कितनी पार्टी हमारे पास होती हैं? 2 पार्टी होती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, बस। जिसको सेलर को हम क्या कहेंगे? हमारे पास ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर रहा है, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो कौन होगा? ट्रांसफरी होगा। जो प्रॉपर्टी हमारे पास बेच रहा है उसको वेंडर कहेंगे, और जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको वेंडी कहेंगे। 3-4 नाम है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मतलब कौन सी पार्टी होगी इसके अंदर? सेलर और बायर। क्लियर है? सिंपल, ठीक है। अच्छा, फिर कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद, अच्छा पार्टी एप्लीकेशन देगी, कोर्ट सेल तो होगी कोर्ट के थ्रू ही होगी। फिर पार्टी क्यों? स्यू मोटो नहीं कर सकती कोर्ट? नहीं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी हो गई, और स्यू मोटो कोर्ट नहीं कर सकती। स्यू मोटो कोर्ट नहीं कर सकती। क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें। ये यहाँ तक आप नोट कर लें कि कोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जो है हमारे पास ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई भी हमारे पास कोई कर्जा हो, कौन से इनकम्बरेंसेस के लिए जो है कोर्ट, ये हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है। कौन से मैटर के लिए? मतलब उस सूरत में जब कर्जा जो है वो एडमिटेड हो, फिक्स हो, मतलब डिटरमाइन करने की जरूरत ना हो। अगर कर्जे का पता ही ना हो कि 5 लाख है या 7 लाख है, अगर यही हमारे पास कंफ्यूजन है तो फिर हम ये रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये डिटरमाइनेबल हो, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, मतलब सेलर एप्लीकेशन दे या फिर बायर एप्लीकेशन दे, ठीक है, कोर्ट स्यू मोटो नहीं कर सकती। दूसरी बात है हमारे पास इनकम्बरेंसेस जो है, मॉर्गेज जो मनी है वो डिटरमाइनेबल हो, ठीक है, मतलब डिटरमाइन ऑलरेडी हो, फिक्स हो, 5 लाख 10 लाख जो भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गिरवी का पता ही नहीं है कि कितनी गिरवी है, फिर तो जो है मैटर बन जाएगा सिविल नेचर, ठीक है, मतलब यही भी सिविल नेचर है, मगर फिर तो मैटर बन जाएगा आपका जो है सीनियर सिविल जो है कोर्ट का, वहाँ पर जाएं, पहले आप इसको सेटलमेंट करवाएं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करें कि आपका कितना कर्जा है भाई, ठीक है। अब पार्टीज कौन सी होगी? सेलर और बायर। मतलब एक्स था, एक्स की प्रॉपर्टी थी, घर था, एक्स ने क्या किया, वो घर जो है गिरवी रखा है 5 लाख में, किसके पास? हमारे पास वाई के पास। अब एक्स ने वो घर बेचना चाह रहा है, किसको? जेड को, ठीक है। अब जेड ने घर लेना चाह रहा है 50 लाख में, एक्स जो है घर बेचना चाह रहा है जेड को कितने में? हमारे पास 50 लाख में। तो फिर जेड कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि एक्स के लिए कि भाई आप जो है वाई की जो गिरवी का पैसे हैं वो पहले आप वाई को 5 लाख रुपए दो, या फिर एक्स जो है हमारे पास एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि भाई जो बायर हो, मेरे 50 लाख में से 5 लाख रुपए आप कोर्ट में जमा करो वाई के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये सूरत हाल आपको समझ में आ गई यहाँ तक? अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। मतलब अगर सेलर जो है ये पैसे जमा कर दे, इससे लेकर खरीदार से लेकर या अपनी जेब से पैसे लेकर और कोर्ट में जाए और दरखास्त दे और पैसे जमा कर दे, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? अलो करेगी उस दरखास्त को, और हमारे पास
गिरवी जो है उसको ख़त्म कर देगी। क्लियर है। और अगर हमारे पास बायर जो है अगर एप्लीकेशन दे कि भाई सेलर के लिए कि अमाउंट जमा करें कोर्ट में, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डायरेक्ट। ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ये है हमारे पास अलो और ये है हमारे पास डायरेक्ट। एक बंदा खुद आ रहा है पैसे लेकर कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पर 5 लाख रुपए की गिरवी है और वाई वो पैसे नहीं ले रहा, ठीक है, मुझे गिरवी उतारनी है, मुझे प्रॉपर्टी जेड को बेचनी है। एक्स कोर्ट में एप्लीकेशन देता है हमारे पास 57 की कि भाई ये 5 लाख रुपए लो, कोर्ट भाई मेरे जो है गिरवी ख़त्म कर दो। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को अलो करेगी अगर सेलर पैसे जमा करता है तो। क्लियर, यहाँ तक बात सिंपल है। अगर उसके बाद खरीदार जो है, अगर सेलर पैसे जमा नहीं करता है तो खरीदार एप्लीकेशन दे सकता है किसके लिए, इफ बायर मेड एप्लीकेशन फॉर सेलर टू पेड अमाउंट इन कोर्ट, के बायर जो है खरीदार है वो दरखास्त दे सकता है कोर्ट में किसके लिए, हमारे पास बेचने वाले के लिए, सेलर के लिए, कि भाई आप कोर्ट में पैसे जमा करो 5 लाख रुपए, फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है खरीद करूं। तो फिर कोर्ट जो है हमारे पास डायरेक्ट करेगा किसको, सेलर को, कि भाई बेचने वाले आप घर बेचना तो चाह रहे हो, ठीक है, पर आप पर गिरवी जो है ना वो तो उतारो आप, ठीक है, वो गिरवी आप उतारो, फिर आप जो है इसमें जो है अपने सेल आउट कर दो। अगर वो पैसे जमा करता है इसकी एप्लीकेशन पर एक्स, फिर चाहे जेड से लेकर दे चाहे अपनी जेब से लेकर दे, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि भाई आप पैसे जमा करो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर किला सब सेक्शन 1 होता है, सब सेक्शन 2 होता है। यहाँ पर थोड़ा हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यहाँ पर सब सेक्शन ए हो गया है और उसके क्लास 1 और क्लास 2 है। सब सेक्शन ए का क्लास 1 कहता है कि अगर वो इनकम्ब्रांसेस अगर एन्यूअल है कि साल पर देने हैं या फिर मंथली हैं या फिर डिटरमाइनेबल इंटरेस्ट है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। कैपिटल सम तो हो गया ये 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये एन्यूअल या फिर डिटरमाइनेबल क्या है, मतलब एक्स है, एक्स की एक बहन है, कौन है, वाई। अब एक्स कहता है कि भाई मैं इस घर की जो रेंट मिलती है या फिर इस घर की जो भी प्रॉफिट आता रहेगा मैं आपको 5 साल तक दूंगा, 5 ईयर्स तक। कितने दूंगा, 50,000 रुपया महीना। तो फिर ये हो गया हमारे पास साल का, या फिर मंथली दूंगा मैं आपको 10,000 रुपया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। और 2A है कैपिटल सम सफिशिएंट फॉर इनकम्ब्रांसेस, और या फिर कोई कैपिटल सम है तो कोर्ट कितना कहेगा कि अब कोर्ट के पास कितनी जमा होगी, या तो कैपिटल सम कि 5 लाख है तो 5 लाख जमा कर दो बस, अब भाई आप जो है प्रॉपर्टी हम आज़ाद करते हैं, गिरवी से गिरवी आपकी ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई हमारे पास एनुअल, मंथली या डिटरमाइनेबल इंटरेस्ट है तो फिर कोर्ट जो है इतनी पेमेंट कोर्ट में जमा करेगी जितनी सफिशिएंट हो, कैलकुलेट करने के बाद कि भाई इसकी महीने की, इसके साल की, और इतने वक्त तक कितने बनते हैं पैसे, वो पैसे कोर्ट लेगी। ठीक है, मगर शर्त यह है कि उसके साथ साथ एडिशनल अमाउंट भी कोर्ट ले सकती है। ठीक है, कितने, सिर्फ और सिर्फ 10%। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए की गिरवी है, ठीक है, तो हमारे पास एडिशनल अमाउंट और कितनी ले सकती है कि हमारे पास 10% और दिया जाए। मतलब 1 लाख है, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख 10,000 रुपया लिया जाएगा। मतलब गिरवी थी 1 लाख की, अब हमारे पास पैसे कितने लिए जा रहे हैं इससे, 1,10,000। क्लियर है, मगर वो 10% से बढ़कर ना होना चाहिए, 1/10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इफ लार्जर एडिशनल अमाउंट मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस। अगर कोर्ट इसके अलावा 10% से ज़्यादा, अगर कोर्ट 10% से ज़्यादा अमाउंट जो है ज़्यादा ले रही है कोर्ट में, तो कोर्ट उसके जो है सफिशिएंट रीजंस रिकॉर्ड करेगी। वेरी वेरी सिंपल। इसके अंदर फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे पास इसके कुछ
और हमारे पास सब सेक्शन बी जो है उसको देखते हैं हम। सबसेक्शन बी क्या कहता है? सबसेक्शन बी बात करता है कि देयर अपॉन द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट एंड आफ्टर नोटिस टू द इनकम्ब्रांसर। अब इनकम्ब्रांसेस जो होता है उनमें से निकलता है इनकम्ब्रांसर। अब इनकम्ब्रांसर कौन है? मतलब मॉर्गेजी। पैसे कोर्ट में जमा हो जाने के बाद कोर्ट नोटिस करेगी किसको? मॉर्गेजी को, कि भाई आपके पैसे जमा हो गए हैं, आओ आपने पैसे लो। मतलब जिसके भी हैं, मॉर्गेजी कौन था? वाई था। एक्स ने दरखास्त दी या फिर वाई ने जेड ने दरखास्त दी, मगर एक्स को नोटिस जाएगा कोर्ट के थ्रू कि आप जो है आ जाएं और अपने पैसे ले लें। ठीक है, सही है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सी क्या बात करता है? सी बात करता है आफ्टर नोटिस सर्व्ड ऑन द पर्सन इंटरेस्टेड इन आर एंटाइटल्ड टू द मनी और फंड इन कोर्ट, द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट और ट्रांसफर देयर ऑफ टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव और गिव a discharge for the same and generally may give direction respecting the application or distribution of the capital or income thereof। अब सी क्या बात करता है कि जिसको जो मॉर्गेजी है, ठीक है, उसको नोटिस पहुंचने के बाद, मतलब नोटिस ड्यूली सर्व होने के बाद उसको डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप ये पैसे लें और प्रॉपर्टी को जो है डिस्चार्ज दे दें। भाई आपने गिरवी के लिए पैसे दिए थे, आपको पैसे वापस मिल रहे हैं, आप प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्चार्ज करो ताकि वो सेल आउट करे, कुछ भी करे, उसकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी वेरी सिंपल। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये सूरत हाल क्या है कि हमारे पास इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत ही कम देखने को मिलती है, हालांकि मिलती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जेड है, जेड अगर प्रॉपर्टी जो है लेना चाहता है एक्स से, एक्स प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जेड से, मगर एक्स जो है फंस गया है किसी ऐसे शख्स के पास, वाई के पास, जो कहता है कि नहीं भाई मैं पैसे अभी गिरवी के नहीं ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी पड़ी रहे, क्योंकि वाई जो है उसकी जो है बुरी नज़र है प्रॉपर्टी पर। 5 लाख जो है गिरवी में इसने रखा है, ठीक है, और ये चाहता है कि उसको प्रॉपर्टी मिले, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख में इसको मिले, ठीक है। तो इस वजह से एक्स जो है वो भी परेशान रहता है और जेड जो है वो डर के मारे इससे प्रॉपर्टी खरीद करने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि अगर कोई ऐसी नोयत का कोई केस आ जाए तो आप फौरन जो है वो प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ले लें और कोर्ट में इस सेक्शन के तहत आप केस फाइल करें, ठीक है ना, आपको बिल्कुल रेमेडी मिलेगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल जो है ना वो आपको बताया जाए। अच्छा, कोर्ट कौन सी होगी हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अच्छा, इसकी अपील कहाँ पर होगी? उसकी अपील अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो फिर उसकी अपील हाई कोर्ट होगी। अगर हाई कोर्ट में केस डायरेक्ट आपने लगाया है तो फिर आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट होगी। सिंपल है बिल्कुल। पार्टी कौन सी होगी? पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेलर और बायर। मतलब कोर्ट में कौन जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेलर और बायर। इसके अलावा मॉर्गेजी कभी भी नहीं जा सकता। क्लियर है? मतलब इनकम्ब्रांसर जो भी है, मॉर्गेजी है, प्लेजर है, ठीक है, कोई भी शख्स है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपने पैसे का हकदार है जो सेलर जमा करे या फिर बायर जमा करे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।